बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और इंग्लिश के पेपर की तैयारी भी आप बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैंने जो है ना वो एमसीक्यूज़ 9th और 10th क्लास में ना जो आखिरी 5 एमसीक्यूज़ होते हैं ना ग्रामर के लिहाज से, उनके ऊपर बात करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये 5 के 5 नंबर ही जो है ना वो आप लोग जो है ना वो आराम से पकड़ लेंगे अगर आपने इस लेक्चर को पूरी तवज्जो से अटेंड कर लिया। ठीक है बच्चों? आगे जो है ना वो आपकी फिर ये है कि इससे पहले 5 भी मैं कर चुका हूँ वर्ब के और ये आखिरी 5 भी मैं जो है ना वो अब करने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला दरमियान के जो 10 हैं उनमें से 4 तो आपको पता है कि स्पेलिंग करेक्शन होते हैं ना, वो तो फिर आप कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। उसके ऊपर अब बंदा क्या बात करे क्योंकि वो तो फिर बहुत सारे हैं और स्पेलिंग आपको याद तो कराए जा नहीं सकते, वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ, उसके बाद जो सेंटर में 5 है ना, यानी कि 9 के बाद 10 से लेकर 14 तक जो 5 है ना, वो अंडरलाइन होते हैं, जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के तौर पर आते हैं बुक के। तो अब टाइम लगा कभी तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं कर दूँगा। फ़िलहाल आप इस लेक्चर को ज़रा अच्छे तरीके से अटेंड करें। चलें जी फिर शुरू करते हैं। तो पहला देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एमसीक्यूज़। इसमें कह रहा है विच इज़ योर पेन? विच, ठीक है बच्चों, विच को अब हमने देखना है कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। तो बच्चों विच जो है ना ग्रामर की रूह से दो जो है ना इसकी पहचानें हैं। अब आपने ज़हन में रखना है कि इसकी दो पहचान कौन कौन सी हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ विच की दो पहचान कौन कौन सी हैं। एक मिनट, ये जी एक तो है जी ये रिलेटिव और दूसरा है इंटेरोगेटिव। ठीक है बच्चों, दो पहचान है इसकी, या फिर इस डब्ल्यू फैमिली के दो नाम है। अब डब्ल्यू फैमिली में कितने होते हैं ये मैंने नीचे लिखा हुआ है डब्ल्यू फैमिली। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं फिर एमसीक्यू उसको मैं आपको समझाता हूँ। डब्ल्यू फैमिली का तो आपको पता ही है, हु, हुज, होम, विच, वाट, इसके अलावा भी है। ठीक है, ये मैंने ये ना समझिए सारे लिखे हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताना चाह रहा था वो बात आपको समझ लग गई है कि डब्ल्यू फैमिली सारी की सारी जो है ना वो सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अगर तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर हम इंटरोगेटिव पे टिक करेंगे, बबल करेंगे, ठीक है, पेपर में। और अगर वैसे ही पूछा जा रहा है तो फिर रिलेटिव है। और अगर दोनों में से एक है तो फिर जो है ना आप उस पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अब ये देखें, दोबारा से इसको देखें, विच इज़ योर पेन। अब आपने ये देखना है कि डब्ल्यू फैमिली को अंडरलाइन किया गया है तो क्या एंड पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो फिर ये इंटरोगेटिव पे आप टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर फर्ज करें कि एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ तो फिर उसके नीचे पड़ा हुआ रिलेटिव, फिर आप इस पे टिक करेंगे। ये बात ज़हन में रख लें। और कभी कभी ऐसे होता है कि वो दोनों देता ही नहीं है, इनमें से कोई एक देता है, और अगर दिया ही एक है तो फिर आप जिस पे मर्जी टिक कर, फिर आप उसी पे करेंगे जो एक दिया हुआ है, जिस पे मर्जी तो नहीं, उसी पे करेंगे जो उसने दिया हुआ है। फर्ज करें वो रिलेटिव नहीं दे रहा ना तो फिर आपने इसी पे टिक करना था, इंटरोगेटिव पे ही। अब इसके नीचे वाले को देखें, हु इज़ एट द डोर। तो अब ये क्या है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो फिर ये इंटरोगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब ये अगर इस तरह से आ जाए, देखें उसके नीचे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, आई लाइक दोज हु विन द फर्स्ट प्राइज। अब भी तो वही हु है जो ऊपर था, लेकिन अब हम इससे इंटरोगेटिव तो नहीं ना कहेंगे, अब ये रिलेटिव है। ठीक है बच्चों, चारों ऑप्शन में गौर से देखना है कि रिलेटिव और इंटरोगेटिव डब्ल्यू फैमिली दोनों में से आप किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अगर क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है तो इंटरोगेटिव पे लगाएं। नहीं नज़र आ रहा, जैसे इसमें देखें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है पूरी लाइन में, जबकि हु वही है, यहाँ पर भी तो हु था लेकिन एंड पे सवालिया निशान था तो इंटरोगेटिव, सवालिया निशान नहीं है तो रिलेटिव। ठीक है बच्चों, ये हो गया जी आपका डब्ल्यू फैमिली से तारुफ। अब इसके बाद जो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ वो है सेल्फ पे। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर सेल्फ आ जाए या सेल्व्स आ जाए,
सेल्फ आ जाए या सेल्व्स आ जाए, जिसके मर्जी साथ आए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। माई सेल्फ भी हो सकता है, हिम सेल्फ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आया किसके साथ है। सेल्फ आपको नज़र आ गया या आपको सेल्व्स नज़र आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, आपने चुप करके रिफ्लेक्सिव पे टिक कर देना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको अंडरलाइन में सेल्फ नज़र आ गया तो किस पे टिक कर देना है, रिफ्लेक्सिव पे, और अगर सेल्व्स आ गया तो तब भी रिफ्लेक्सिव पे ही करना है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्सिव, जेरेंड या इन्फिनेटिव, इन तीनों में से कोई से दो एमसीक्यूज तो ज़रूर आएंगे, तो इसलिए तवज्जो से इसको गौर से देख लें। अगर आपको अंडरलाइन में सेल्फ या सेल्व्स मिल गया, ये माई ज़रूरी नहीं है, हिम भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, देयर सेल्व्स भी हो सकता है, अवर सेल्व्स भी हो सकता है, तो आपने लगाना है रिफ्लेक्सिव पे। ठीक हो गया बच्चों। मैंने वो एमसीक्यूज वाला हिसाब नहीं बनाया, मैंने असल में ना देखें उसमें बच्चा फिर कंफ्यूज होता है, मैंने एग्जैक्ट आंसर को ही रखा है। एक एक जो है ना वो मैंने आपके लिए बना दिया 4 ऑप्शन के साथ, बाकी मैंने बगैर ही उसके बनाया। अब यहाँ पर देखें अंडरलाइन क्या है, सम वन एट माई कुकीज। तो अब सम आ जाए, अब गौर से देख लीजिएगा, सम आ जाए, फ्यू आ जाए, एनी आ जाए, मच आ जाए, नन, नथिंग, अदर, बहुत, इनफ, और भी होंगे लेकिन अब मैंने मेरा ख्याल काफ़ी कर दी है इंशाल्लाह। ये भी इतने यूज़ नहीं करता वो ज़्यादातर ये पहले यूज़ करता है 3। इन पहले तीनों को गौर से ज़हन में रख लें। अगर आपको सम आ गया, फ्यू, एनी अंडरलाइन में नज़र आ गया तो आपने इंडेफिनेट पे टिक कर देना है। इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है ये, ठीक है बच्चों। इंडेफिनेट प्रोनाउन पे टिक करना है कब, जब सम नज़र आ गया, फ्यू आ गया, एनी आ गया या फिर ये बाकी भी आ गए। इस चीज़ को नहीं देखना कि सम वन है कि एनी वन है, फ्यू वन है, एनी बॉडी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी वन हो, एनी बॉडी हो, सम वन हो, सम बॉडी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने बस ये लफ्ज़ देखने हैं, सम, फ्यू, एनी, और ये नीचे वाले चलो अगर आप भूल भी जाते हैं, ये तीनों नहीं भूलने जिसमें मैंने टिक कर दिया है। तो किस पे टिक लगाएंगे, इंडेफिनेट पे, शाबाश। आगे देखें जी, दे लाइक ईच अदर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, फिर सिर्फ ईच भी, ईदर, नीदर, ठीक है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जब आपको ये नज़र आ गए तो आपने किस पे लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और कभी कभार ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव की जगह पे ना रेसिप्रोकल का लफ्ज़ भी यूज़ कर लेता है, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। ईच अदर से मुराद रेसिप्रोकल ही है ना, एक इधर है तो दूसरा उधर है, आमने सामने, मुख्तलिफ। वन एंड अदर यानी कि दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात की जाए तो वो रेसिप्रोकल ही हो जाती है मैथ के लिहाज से ना, तो वो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव की जगह रेसिप्रोकल भी यूज़ कर लेता है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने, ठीक है। वैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये ईच अदर को और वन एंड अदर को लाजमी ज़हन में रखना है आपने। आगे देखें, हैंड मी डैट हैमर, सॉरी, हैंड मी डैट हैमर, हैमर हथौड़ी को कहते हैं। अब ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, दिस और उसकी जमा है दीस, डैट और उसकी जमा है दोज, ठीक है। सिंगल चीज़ के लिए दिस इस्तेमाल होता है और ज़्यादा के लिए दो दीस, दूर का इशारा करना है वो, तो डैट सिंगल चीज़ के लिए और ज़्यादा के लिए दोज। ये चार जो है ना लफ्ज़ जो है ना, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब भी आपको अंडरलाइन में ये चारों में से कोई नज़र आ गया, दिस, दिस, डैट, दोस, तो आपने किस पे टिक करना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस ये चार ही हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, मेरा नहीं ख्याल कि आपको भूलने लगे हैं, अगर आप इसको गौर से देख लेंगे ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये चार ही हैं, दिस, दीज, डैट, दोस। चलें जी आगे चलते हैं। इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी ना हो, अब ये तो आगे जाके पता चलेगा। हाँ जी, ये तो आपको पता ही है, वही जो है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, और भी बहुत सारे हैं।
लेकिन आप जो है ना ये सारे के सारे मैंने ये लिख दिया, उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म मैंने ऊपर लिख दी है, बल्कि फिर उनकी पोजेसिव फॉर्म कौन सी होती है, माई, अवर, योर। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, मी, अस, यू, हिम। ये सारे आपको पता ही हैं। ये सारे के सारे जब भी नज़र आए तो आपने पर्सनल प्रोनाउन की तरफ जाना है। ठीक है बच्चों, अगर पर्सनल का लफ्ज़ नहीं भी लिखा तो फिर आप सिर्फ प्रोनाउन को टिक कर देंगे, वरना पर्सनल प्रोनाउन पे लगा देंगे जब भी इनमें से आपको कोई लफ्ज़ नज़र आ गया अंडरलाइन में, जैसे ये वही है। ऐसे ही अगर वो माई को कर देता है, आई को कर देता है, तो फिर पर्सनल प्रोनाउन को आपने टिक कर देना है। फिर जी इसके बाद नाउन, आपको पता है किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, तो हम उसे नाउन कहते हैं। अब नाउन जो है वो कॉमन भी होता है, प्रॉपर भी होता है। अब ये असलम जो है ये वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस तरह की वो बारीकी में जाता नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन यानी कि ख़ास हो जाता है। अगर मैं असलम की जगह पे ही लिख दूंगा तो अब ये कॉमन नाउन है, ठीक है। या फिर बॉय लिख देता हूँ, अब भी ये पता नहीं कौन लड़का है, तो फिर ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये इतनी बारीकी में जाता नहीं है और इस किस्म का पूछता भी नहीं है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी शहर का नाम, किसी मुल्क का नाम, किसी चीज़ का नाम अंडरलाइन करके आ जाए, जैसे ये आ गया, तो फिर आपने नाउन की तरफ देखना है कि ये नाउन होते हैं। चीज़ों के नाम है, जगहात के नाम है, इंसानों के नाम है, ये सब आपने देखना है कि ये नाउन है। आगे देखिए, अब नाउन की ये जो किस्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि शायद आएगी। ठीक है बच्चों, आवर आर्मी इज़ ब्रेव, वेरी ब्रेव। अब आर्मी जो है ना ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आर्मी में एक शख्स थोड़ी होता है, आर्मी में एक से ज़्यादा लोग होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन के और भी मैं बहुत सारे सारे नहीं मैंने बनाए ना, इसलिए मैंने नीचे उनकी एग्जांपल्स लिख दी हैं। अब कलेक्टिव नाउन में क्लास भी है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बंच गुच्छा, क्राउड हजूम, ऑडियंस नाजरीन, गैंग का आपको पता है फैमिली में बहुत सारे अफराद होते हैं, कमेटी में बहुत सारे अफराद होते हैं, तो फिर ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है बच्चों, मज़ीद भी हो सकता है कोई इस वक्त, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस भी है, हाँ पुलिस भी आया हुआ है काफ़ी दफ़ा, पुलिस, और इस तरह के और भी कोई हो सकता है, ये आपको पता लग गया है। इंशाल्लाह ताला इसमें से कोई भी चीज़ अगर आ गई तो आपको चाहिए कि आप कलेक्टिव नाउन पे टिक कर दें और कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ ही आपको पास के करीब ले जाए इंशाल्लाह ताला। जिस बच्चे को अभी भी तैयारी नहीं है उसको चाहिए कि फिर अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ ही सही तरीके से लगाए। आगे कह रहा है जी, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रुथलेसनेस। अब रुथलेसनेस आ गया, या फिर जॉय आ गया, डार्कनेस आ गया, हैप्पीनेस आ गया, हेल्थ आ गया, रिवेंज आ गया, शिवलरी आ गया, विजडम, कवर्ड, रिवार्ड, जस्टिस, ब्रेव। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम छू नहीं सकते। इसकी यही तारीफ़ की जाती है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि जिसको हम छू और देख नहीं सकते। तो तकरीबन उस लिहाज से देखा जाए तो जैसे अगर मैं कवर्ड की बात करता हूँ तो किसी की बुज़दिली जो है वो हम देख तो नहीं सकते ना, और अगर मैं ब्रेव की बात करूँ तो किसी की बहादुरी भी हमें नज़र नहीं आ रही, किसी की दानाई, अक्लमंदी नहीं पता, किसी के इंसाफ मुनसिफ होने के बारे में कैसे पता चलेगा जब तक उसका इंसाफ देखेंगे नहीं। ठीक है, किसी की बहादुरी, शिवलरी, बहादुरी के बारे में हमें नहीं पता, किसी का बदला लेने का नहीं पता, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये जितने मैंने लगा दिए हैं यही आपको पक्के हो गए तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारे के सारे फिर क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चों, अगला देखें जी, मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट। अब मिल्क जो है ना वो ग्रामर की रूह से मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कहते किसे हैं, जिससे मज़ीद चीज़ें बन सकें। अब आपको पता है दूध से मक्खन बनता है, मिठाई बनती है, पनीर बनती है, दही बनता है, और भी पता नहीं क्या क्या बनता है जिसका हमें भी नहीं पता होना। तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे आगे चीज़ें बनना शुरू हो जाएं उससे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे उसकी एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, मिल्क तो लिख ही दिया ऊपर। वुड, लकड़ी, लकड़ी से आपको पता दरवाजे बनते हैं, फर्नीचर बनता है, खिड़कियां बनती हैं। आयरन, लोहे से क्या कुछ बनता है आपको पता ही है। गोल्ड से जेवर बनता है, सिल्वर से जेवर बनता है, और फादर भी मटेरियल नाउन में आता है।
फादर कंक्रीट नाउन भी होता है, फादर मटेरियल नाउन भी होता है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है बच्चों। फिर ये जो है नीचे मैंने वैसे लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये वैसे आते तो नहीं हैं। काउंटेबल वो होते हैं जिसे हम गिन सकें ना, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, जैसे फ्रूट्स हो गया। और अनकाउंटेबल वो होते हैं जैसे सर के बाल हो गए, जैसे शुगर चीनी हो गई, जैसे राइस चावल हो गए, इन चीज़ों को नहीं हम गिन सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आपने ज़हन में रखना है। वैसे ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आगे देखें जी, जल्दी जल्दी हम चलते जाते हैं आगे। मदर इज इंटेंडिंग टू गो, टू से अंडरलाइन शुरू हुआ, अगर आपका ये टू नज़र आ रहा है ना आपको, अगर टू से अंडरलाइन शुरू हुआ तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। टू गो, टू हेल्प, इस तरह करके कुछ भी आ जाए तो ये सारे इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। जमील क्वाइट स्मोकिंग, अगला जो है आईएनजी पर अगर अंडरलाइन किया जाएगा तो वो जेरेंड होता है। यही मैंने आपसे कहा था ना कि इन्फिनेटिव जेरेंड, और शुरू में एक मैंने आपको बताया था वो क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा अब, मैं देख लूँ। हाँ, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, इन्फिनेटिव और जेरेंड, इनमें से इंशाल्लाह ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा देख लें, अगर टू से अंडरलाइन स्टार्ट होगा तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, और अगर आईएनजी वाला लफ्ज होगा तो उसको जेरेंड कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखें, अब वर्ब के ऊपर बात करने जा रहा हूं मैं। वर्ब, ही किल्ड अ स्नेक। अब ये किल्ड पूछ रहा है कि ग्रामर की रूह से क्या है। अब गौर करें कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर सिर्फ किल्ड पे ही बात ख़त्म कर दूँ, ही किल्ड, तो ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है कि उसने कत्ल कर दिया किसको। जब किसी वर्ब के बाद आपके ज़हन में क्वेश्चन पैदा हो जाए कि जी इसके बाद फिर बात हुई क्या, नामुकम्मल लगे आपको जुमला, तो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही किल्ड, अगर कोई आपको कहता है ही किल्ड, उसने कत्ल कर दिया, तो फिर आपने सवाल पूछ लेना है किसको, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बड़ी अशद ज़रूरत है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत पेश आ जाए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है बच्चों। जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाए जिस वर्ब के बाद, तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये सारे का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब नीचे देखें, इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब तब कहते हैं कि जब उसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। वी स्लीप, हम सोते हैं। अब कोई भी नहीं पूछेगा कि आप किधर सोते हैं, ठीक है। अब आप ज़हन में सवाल भी पैदा नहीं हो रहा कि चारपाई पे सोते हैं कि ज़मीन पे सोते हैं, देखा। तो इसके ऐसे वर्ब आ जाएं जिसके बाद ज़हन में कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब वर्ब की ना कुछ किस्में होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के बारे में कंफर्म कर लें, कभी कभी ना वो तीनों इकट्ठे दे के पूछ लेता है कि ये वर्ब की कौन सी किस्म है। तो अगर तो डी और ईडी के साथ इजाफा किया गया है, जैसा कि आपको पता है ज़्यादातर वर्ब यही हैं जिनमें या तो डी लगाया जाता है या ईडी लगाया जाता है, ठीक है। डी और ईडी के इजाफे के साथ अगर वर्ब लिखा गया है तो उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, और अगर तीनों मुख्तलिफ हों तो फिर उसे इर्रेगुलर कहते हैं। गौर से देख लें, गो पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी फॉर्म है, गॉन तीसरी फॉर्म है, और ये स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहलाता है और इसे इर्रेगुलर भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और रेगुलर जो है ना वो ये है, और वीक होता है जो कि तीनों एक ही जैसे हो जाएं, जैसे जैसे रीड 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 वाला, या कट कट कट, ठीक है बच्चों। वो कट 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 या हिट हिट हिट, वो फिर वीक वर्ब हो जाते हैं। चलो ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। मैंने कहा चलो अब कर तो रहे ही हैं। मॉडल वर्ब के बारे में भी इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन चलें, अगर कभी इस तरह से कैन को अंडरलाइन कर देता है वो, या कुड को कर देता है, मे को कर देता है अंडरलाइन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा वर्ब है। अगर मॉडल वर्ब नहीं लिखा हुआ तो फिर सिर्फ वर्ब पे टिक कर दें, ठीक है। और अगर मॉडल वर्ब नज़र आ जाए तो फिर मॉडल वर्ब पे करें। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखें जी, ही सिट्स ऑन ईजी चेयर। एडजेक्टिव के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, या फिर कोई ऐसी बात जो किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से बेहतर कर दे, मुमताज़ कर दे। जैसे इजी चेयर है, अब ये देखें ना, ही सिट्स ऑन इजी चेयर।
अब आपको पता है इजी चेयर, इसका मतलब कुर्सियां तो सारी होती हैं लेकिन ये कुर्सी थोड़ी आरामदेह है, तो ये कुर्सी में एक ख़ास बात आ गई कि ये इजी चेयर है, तो फिर आप किस पे टिक करेंगे? एडजेक्टिव पे। और अगर आपको कोई कह दे ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव बॉय अंडरलाइन आपको नज़र आ गया है, तो तब भी एडजेक्टिव पे करना है। पाकिस्तानी सिटी, तब भी एडजेक्टिव पे करना है। हॉट वाटर, गर्म पानी, ये पानी की खास बात हो गई, तब भी एडजेक्टिव है। ब्लैक कोबरा, ये अब सांप जो है उसकी खासियत बताई जा रही है, तब भी ये आपको पता है फिर एडजेक्टिव ही होगा। गिनती आ गई अगर 200, तादाद किसी चीज़ की बताई जा रही है तो वो भी एडजेक्टिव होता है। गार्डन स्टोन, बाग का पत्थर, तो ये भी अब उसको मुमताज़ करेगी दूसरे पत्थरों से, तो फिर ये भी एडजेक्टिव है। मोर या मोस्ट, ये दो लफ्ज़ आपने ज़हन में रखने हैं, मोर या मोस्ट, इनसे जुमला शुरू हुआ है और उसके आगे कुछ लिखा हुआ है तो ये भी एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 जो है किस्में वो कैसे बनती हैं। सेकंड डिग्री में ER लगता है कंपैरेटिव जो होती है, और जो सुपरलेटिव होती है उसमें EST लगता है, और जिनके साथ ER और EST नहीं लग सकता उनके साथ फिर मोर और मोस्ट लगता है। ये सिलेबल का फ़र्क होता है, जैसे ये एक वर्ब है, वोवल है तो 1 सिलेबल है तो उसके साथ फिर ER और EST है। और ये देखें ना ब्यूटीफुल में, ये अब गौर करें, अगर इसको मैं एक 1 सिलेबल कह लूँ, आई को मैं दूसरा कह लूँ और यू को मैं तीसरा कह लूँ, तो ये 3 सिलेबल वर्ड था, तो 3 सिलेबल के साथ फिर ER और EST नहीं ना लग सकता, इसलिए फिर मोर और मोस्ट लगता है, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। और ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, कवर्ड विद स्नो, तो ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है बच्चों, क्योंकि किसी चीज़ को बर्फ़ ने ढांप दिया है ना, तो ये भी फिर उसको दूसरों से मुमताज़ कर रही है ना, ये बात है। अच्छा जी, आगे देखें। आर्टिकल, ये तो खैर आपको पता ही होगा, ये तो आप छोटी क्लासेस से सीखते हुए आ रहे हैं। आर्टिकल टोटल सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द, बस आर्टिकल 3 ही हैं। उनमें से 2 जो हैं वो इंडेफिनेट हैं, ये दोनों कौन से हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इंडेफिनेट है, और द जो है वो अकेला डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। अब आपने जब लगाने ऑप्शन लगानी है ना, टिक करना है, तो फिर ये बात ध्यान में रखनी है कि उसने सिर्फ आर्टिकल लिखा हुआ है कि साथ इंडेफिनेट और डेफिनेट भी लिखा हुआ है। अगर तो सिर्फ आर्टिकल कहता है तो फिर तो ये तीनों आर्टिकल हैं, लेकिन अगर दा का उसने ये भी कह दिया इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, तो फिर आपने ध्यान रखना है, फिर डेफिनेट पे लगाना है दा को, और इन दोनों को इंडेफिनेट पे लगाना है, वरना आर्टिकल पे लगा दें, ठीक है बच्चों। एडवर्ब, LY के साथ जो है ना, वर्ब की किसी बात में अच्छाई बुराई या किसी भी उसकी वजाहत में इजाफा किया जाता है ना, तो उसको एडवर्ब कहा जाता है। जैसे ही केम, वो आया क्विकली, तेजी से, तो ये क्विकली जो है एडवर्ब है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद डू इट वेल, ये वेल भी एडवर्ब है, सेल्डम भी एडवर्ब है, सून, नॉट कम, देखें अब नहीं आया, अब ये वर्ब की ही वजाहत की जा रही है कि नहीं, वो नहीं आएगा, तो नॉट भी यहाँ पर एडवर्ब बन गया एक किस्म का। सक्सेसफुली, ये भी एडवर्ब है। एट सनसेट, ये भी काफ़ी दफ़ा यूज़ हो चुका है, सक्सेसफुली भी हो चुका है, तो ये दोनों ही एडवर्ब हैं, ठीक है बच्चों। एडवर्ब सक्सेसफुली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेज़, टोटल 4 फ्रेज़ हैं। ING का आपको मैं बता चुका हूँ, जेरंड को कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ING पे बात ख़त्म नहीं की, उसने लाइन जो है वो लंबी कर दी, तो वो जेरंड फ्रेज़ हो जाता है, ठीक है बच्चों। सिर्फ फ्लाइंग कहता तो जेरंड था, लेकिन अब फ्लाइंग अबव द लेक कह दिया, लंबी बात की है, तो फिर ये जेरंड फ्रेज़ हो जाएगा। आपको पता है प्रेपोजिशन जो होती है, बहुत सारे प्रेपोजिशन है, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो 4-5 सफ़े भर जाएंगे, फिर भी प्रेपोजिशन ख़त्म होने वाली नहीं है। अंडर, अबव, अप, बिहाइंड, बहुत सारे हैं ना, तो ये ओवर भी प्रेपोजिशन है। अगर तो सिर्फ वो ओवर के बारे में पूछता, इतना करता, तो फिर ये सिर्फ प्रेपोजिशन था, लेकिन उसने कहा ओवर द कैट, तो ये भी फ्रेज बन गया ना, तो इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है।
उसके बाद आगे देखें, डज द कैप्टन वांट टू लोअर द सेल्स। अब ये जो है बात, टू से जो जुमला शुरू हो, अगर तो सिर्फ इतना होता टू लोअर, तो फिर ये तो इन्फिनेटिव था, क्योंकि टू से एक ही लफ्ज़ आगे हो ना, टू के आगे, तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। लेकिन अब उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं है, टू के बाद एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो जाएं तो वो भी फ्रेज़ बन जाता है। तो ये कौन सा होगा फिर? इन्फिनेटिव। टू से पहचान लिया आपने कि ये इन्फिनेटिव है और बात लंबी हो गई, फ्रेज़। ऐसे ही ऊपर ओवर से पहचाना कि ये प्रेपोजिशन है, बात उसने इसके आगे की है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। आईएनजी से पहचाना कि ये जेरेंड है, बात लंबी की, तो ये फ्रेज़ बन गया। और ये आखिरी जो है, एज अ यंग ट्रेडर, ठीक है, ये नाउन फ्रेज़ है। ऐसे भी हो सकता है कि जैसे वो कह दे आ ब्राउन हैट, ब्राउन हैट। अब ये हैट की जो तारीफ़ कर रहा है, तो फिर ये नाउन फ्रेज़ बन जाते हैं, ठीक है। किसी नाउन की कोई आगे मज़ीद वजाहत की जा रही है कि वो किस किस्म का है। हैट जो है वो उसका कलर बता दिया गया, तो बस ये फिर नाउन फ्रेज़ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे मेटाफर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ही वॉज अ लाइन, वो एक शेर था। इन द बैटल, मैदान जंग में, तो ये मेटाफर है। अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से डायरेक्ट ही तशबीह दे देना, तो फिर उसको मेटाफर कहते हैं। लेकिन अगर दरमियान में दो लफ्ज़ आ जाएं, ये बात ज़हन में रखनी है, लाइक आ जाए या एज आ जाए। एज दो दफ़ा आना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे दो दफ़ा आया ना, एक दफ़ा भी आ गया तो फिर भी वो सिमिली बन जाता है। अब वो कह रहा है ही इज़ लाइक अ लाइन, वो शेर की तरह है। अब ये सिमिली है। ऊपर कह रहा है ही वॉज अ लाइन, वो शेर ही है। किसी चीज़ की तरह होना और किसी चीज़ को ही कह देना, जैसे माँ कह दे कि मेरा बेटा चांद है, तो वो मेटाफर बन जाएगा। फिर मेरा बेटा चांद है, इसका मतलब माँ ने चांद का लफ्ज़ उधार नहीं लिया, बल्कि अपने बेटे को ही चांद कह दिया है। और अगर माँ कह दे मेरा बेटा चांद जैसा है, तो वो फिर सिमिली है। किसी चीज़ जैसा कहना सिमिली होता है, और ये लाइक और एज के साथ उसकी पहचान है। ये दो बातें ज़हन में रखें। लाइक और एज आ गया तो आपने सिमिली पे टिक करना है, और अगर डायरेक्ट ही उसने कह दिया कि कोई किसी जैसा ही है, यानी कि वो वही है, लाइन की जगह कुछ और भी कह सकता है, तो वो फिर मेटाफर हो जाएगा। आगे जी, द मैन कंप्लेंट, उसके बाद आगे जुमला मुकम्मल नहीं मैंने लिखा, तो वो पूछ रहा है कि ये अंडरलाइन जुमला क्या है। द मैन कंप्लेंट, तो फिर ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज का हमें कैसे पता चलेगा? अगर उसके साथ बिकॉज नहीं आया, क्योंकि बिकॉज आ जाए तो डिपेंडेंट हो जाता है। बस ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। कोई भी जुमला बिकॉज से शुरू हुआ है तो फिर वो डिपेंडेंट क्लोज है, वरना वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। आगे देखें जी। कंक्रीट नाउन, ये नाउन मैं शुरू में किए थे, तो मैं आपको उसमें ये नहीं भूल गया था मैं। तो कंक्रीट नाउन जो है ना बच्चों, वो होते हैं जो हम अपनी 5 हिस्सों से, 5 सेंसेस से हम उसको पहचाने, देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर और सूंघकर। अब बॉल जो है ना, अगर आपको अंडरलाइन पूछ लिया जाए कि बॉल क्या है, तो देखकर हमें पता लग रहा है ये बॉल है, तो ये कंक्रीट नाउन है। बास्केट, ये भी कंक्रीट नाउन है। फैन कह देता है, डोर कह देता है, तो ये सारे के सारे फिर नाउन तो हैं, किसी चीज़ का नाम है, तो फिर ये कंक्रीट नाउन पे लगाना है, ठीक है। जिस अजीब सी कोई चीज़ पूछ ले तो आपको ना समझ लगे, तो आप उसको कंक्रीट नाउन पे लगा दीजिएगा। फादर मैंने आपको बताया था कि फादर मटेरियल नाउन भी होता है और फादर कंक्रीट नाउन भी होता है, ऐसे मदर भी, और भी बहुत सारे के सारे तकरीबन कंक्रीट नाउन बन जाते हैं फिर तो। कंडीशनल, कंडीशनें होती हैं बच्चों 3। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी? जुमले में इफ़ आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद अगले हिस्से में या तो शैल आएगा या तो विल आएगा, तो वो फर्स्ट कंडीशन होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है जी? सेकंड फॉर्म हो जाती है, केम, तो फिर उसके साथ वुड लगता है, और वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। इफ़ तो आएगा ही। थर्ड कंडीशन में क्या होता है जी? थर्ड फॉर्म आ जाती है, लेकिन फिर थर्ड फॉर्म आपको पता है हैड के बगैर फिलहाल तो माजी है, तो नहीं आएगी ना फिर, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव आएगा, और हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म, इफ़ के बाद
सेकंड फॉर्म इफ़ के बाद, और थर्ड फॉर्म हैड के साथ। इधर सेकंड पोजीशन पे शैल या विल में से कुछ आएगा, इधर वुड आएगा सिर्फ, और इधर वुड हैव आएगा। ये बातें ज़हन में रख लें। वो पूछता इसी तरीके से है, या खाली जगह रख देगा ना अगर, तो फिर वो या तो वुड हैव को खाली जगह छोड़ देगा तो आपने वुड हैव वाला लगा देना है, या फिर हैड वाला ढूंढ के लगा देना है। इधर से या तो वुड वाला आप खाली छोड़ेगा तो आपने वुड वाला लगा देना है, या फिर सेकंड फॉर्म वाला लगा देना है। वुड के साथ सेकंड फॉर्म इफ आया तो, और शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म दी तो विल और शैल में से कोई टिक कर दीजिएगा। ये फिर वो घुमा घुमा के पूछता रहता है। ये तीनों चीज़ें आपने अपने ज़हन में गौर से रख लेनी है। ठीक है बच्चों। लें जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, और अल्लाह करे कि आपको वर्ब में से भी पूरे 5 नंबर मिल जाएं, और ये जो मैंने हिस्सा किया है ग्रामर का, इसमें से भी 5 नंबर आपके पूरे आएँ। और इसके अलावा मैंने 10th क्लास के लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी किए हुए हैं, वो फिर 9th को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बाकी ये दोनों मैंने जो MCQs के किए हैं, ये 9th और 10th दोनों के लिए बराबर ही फ़ायदा है। ओके जी फिर बच्चों, अस्सलामु अलैकुम।